हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट LSE 5 पेपर। हम LSE 5 का दिसंबर 2021 वाला पेपर डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट सेक्शन विच इज़ एनिमल फिजियोलॉजी। फर्स्ट सेक्शन में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर पेपर में ही, विच कंसिस्ट ऑफ द ग्रामेटिकल पार्ट लाइक फिल अप, मैच द फॉलोइंग एंड ऑल दैट. So the first one is most herbivores or carnivores animals simply seize and swallow their food. तो इसका करेक्ट आंसर है कार्निवोर्स, क्योंकि कार्निवोर्स जो होते हैं वो अपने फूड को बाइट करते हैं और इनगल्फ कर लेते हैं, और वेराज जो हर्बिवोर्स होते हैं लाइक हमें काउज वगैरह में भी पता है कि वो प्रॉपर च्यूइंग करते हैं, तो जो सिंपली सीज और स्वैलो देयर फूड में आ जाएगा कार्निवोर्स. नेक्स्ट, विच एंजाइम्स हाइड्रोलाइज फैट को ब्रेक डाउन करने वाले जो एंजाइम है वो है लाइपेज, क्योंकि जो डाइपेप्टिडेज होते हैं उनका काम होता है बेसिकली, पेप्टाइड वर्ड हमें पता है कि ये दो अमीनो एसिड्स के बीच में होता है, तो अमीनो एसिड्स को अगर सेपरेट करना हो तो वहाँ पे डाइपेप्टिडेजेस यूज होते हैं. हार्ट इज़ द मेन पम्प विच प्रोपेल्स द ब्लड थ्रू डैश सिस्टम. हार्ट जो है वो आर्टरीज के थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, सो दैट इज़ आर्टेरियल सिस्टम. मैच द फॉलोइंग में हार्ट रिलेट कर रहा है ऐसे नोड के साथ, क्योंकि कंडक्शन के लिए ऐसे नोड, एवी नोड, ये सब हार्ट से एसोसिएटेड है. लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो हमारा इंटरस्टिशियल स्पेसेस इन द टिश्यू. तो बेसिकली लिम्फ कहाँ होता है? इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जो फ्लूइड लीक हो जाता है इंटरसेल्युलर स्पेसेस में, दैट मेक्स द लिम्फ एंड इवेंचुअली द लिम्फेटिक सिस्टम. हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म एंड होम्योस्टेसिस. हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म का मतलब है, हीमो वर्ड रेफर करता है ब्लड को, तो ब्लड का बैलेंस बॉडी में बना रहे, सो विच इज़ डन बाय कोआगुलेशन, क्योंकि कोआगुलेशन प्लेटलेट्स जब क्लॉटिंग करते हैं तो वो ब्लड को अननेसेसरली बॉडी से लीक नहीं होने देते हैं. एंड द लास्ट वन इज होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस का मतलब है हमारी बॉडी में किसी भी मतलब ओवरऑल टेम्परेचर, आयरन, pH, हर चीज़ का बैलेंस बना रहना, दैट इज होम्योस्टेसिस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एनर्जी मेटाबॉलिज्म इन एनिमल्स. तो एनिमल्स में जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म है वो किस तरीके से होता है? द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड लाइक अमीनो एसिड, शुगर, फैटी एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द बॉडी टिश्यूज. Oxidation of these compounds yield the chemical energy required for animals, and use of this chemical energy is referred as energy metabolism. तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि जो भी खाना हम खा रहे हैं उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक प्रोटीन्स, कार्ब, फैट, विटामिन मिनरल का बेसिकली इतना एनर्जी में कोई रोल नहीं होता. तो अगर हम मेन न्यूट्रिएंट देखें, कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स एंड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स. तो जब हम फूड इनटेक करते हैं उसके बाद उसका ब्रेक डाउन होना, और उसका ब्रेक डाउन होना उस एनर्जी का हमारी बॉडी में यूज़ होना, दिस होल प्रोसेस इज एनर्जी मेटाबॉलिज्म. हमारा जितना भी मेटाबॉलिक रेट है दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय द रेट ऑफ एनर्जी इनटेक, कितना फूड या कितनी एनर्जी हमने इनटेक करी है, प्लस द रेट ऑफ एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम, और कितना एनर्जी हमारा लॉस हो रहा है पर यूनिट टाइम में, that is the metabolic rate. So energy intake is the chemical energy content ingested food. एनर्जी इनटेक हो गया जो हमने खाना खाया है, और एनर्जी लॉस हो गया जो हमारी बॉडी से फीसेस या यूरिन रिलीज हुए हैं. ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन इन एनिमल बॉडी. ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन का मतलब सिंपली है रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हमारा फूड ब्रेक डाउन हो रहा है तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स जो होते हैं वो पूरे तरीके से ब्रेक डाउन होकर CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज करते हैं. लेकिन जो प्रोटीन्स होते हैं वो पूरी तरीके से डिग्रेड नहीं होते. प्रोटीन्स आर नॉट डिग्रेडेड बिकॉज द मेजर एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इज यूरिया. प्रोटीन के ब्रेक डाउन में एक मेजर एंड प्रोडक्ट निकलता है यूरिया, विच कंसिस्ट सम एनर्जी. तो ये पूरे तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हो रहे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में तो CO2, वाटर, बिल्कुल सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं. Accordingly, the value is lower in the body. Energy derived from 1 gram of fat is much more than the derived from 1 gram of protein or of carbohydrate. अगर हम एनर्जी क्वोशेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट से मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से जो होते हैं वो एनर्जी थोड़ी कम मिलती है. The heat produced during metabolic activities of the body help in maintaining the body temperature. अब हमारा फूड ब्रेक डाउन हुआ, हीट एनर्जी रिलीज हुई, वो हीट एनर्जी क्या कर रही है? वो हीट एनर्जी का एक कंटिन्यूस काम है हमारे बाकी सारे प्रोसेसेस के साथ. द इम्पॉर्टेंट काम है कि हीमोस्टेसिस, मतलब कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना.
The most commonly used measure to determine the metabolic rate is to find the oxygen consumption. अगर हम फूड न्यूट्रिएंट की बात करें तो न्यूट्रिएंट टू न्यूट्रिएंट हमारा जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म है कि कितनी एनर्जी हमने, कितना प्रोटीन इंटेक करा, कितना हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो गया, या कितना कार्बोहाइड्रेट और फैट हमने इंटेक करा, कितना हमारी बॉडी से इंक्रीज हो गया, रिलीज हो गया, ये जो सारी चीज़ें वो वेरी कर सकती हैं क्योंकि हर एक न्यूट्रिएंट का जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जो उनकी ब्रेकडाउन वैल्यू होती है, वो अलग अलग होती है। लेकिन अगर हमें एक यूनिवर्सल, एक कॉमन मेथड लेना है कि हमारी ओवरऑल मिक्स डाइट जो भी हमने खाया उसमें हमारा एनर्जी मेटाबॉलिज्म कितना है, कितनी एनर्जी हमारी बॉडी में यूज़ हो रही है और कितनी एनर्जी हमारी बॉडी से रिलीज़ हो रही है, तो उसके लिए बेस्ट मेथड है एनर्जी, एक ऑक्सीजन कंजम्पशन को आइडेंटिफाई करना कि कितनी ऑक्सीजन हम कंज्यूम कर रहे हैं और उससे कितनी एनर्जी हमारी बॉडी में रिलीज़ कर रही है. The most commonly used method to determine the metabolic rate is to find the oxygen consumption of the animal. Oxygen consumption is a good indicator of metabolic rate because heat produced for each liter of oxygen used in metabolism is same irrespective of the foodstuff oxidized. So basically हमें चाहिए oxygen consumption which is given by respiratory quotient. The ratio of volume of CO2 evolved to the amount of oxygen consumed during oxidation. तो बेसिकली अगर हम CO2 और ऑक्सीजन का रेशियो निकालें तो इससे हमें मिल जाता है रेस्पिरेटरी कोशेंट. This is the respiratory quotient or RQ. It is an important concept in energy metabolism. RQ is usually 0.7 and 1. However, RQ near 0.1 shows that fats are being metabolized and RQ near 1 suggests carbohydrate being metabolized और 0.7 से 1 के बीच में अगर होगा तो हमारा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इंडिकेट कर रहा है कि या तो हमारी डाइट प्रोटीन बेस्ड है या फिर मिक्स्ड है. सो इन दिस टेबल वी आर प्रोवाइडेड विद द वैल्यूज़ कि ऑक्सीजन कंजम्पशन कार्बोहाइड्रेट में अगर 1 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम होती है तो कितना लीटर पर लीटर में CO2 में कितना रिलीज़ होता है. सिमिलरली फैट्स का गिवन है, सिमिलरली प्रोटीन्स का गिवन है और उससे हम रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं. फूड इनटेक एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर फॉर एनिमल्स इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल. बेसिकली हमारा जितना फूड इनटेक होता है और जितना हम एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं वो इक्वल होना चाहिए. अगर हमारी एनर्जी ज़्यादा निकल रही है, मतलब हम फूड कम खा रहे हैं और हमारी बॉडी से हम एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि हमें malnourishment हो सकती है. So if energy expenditure exceeds food intake, then excess energy is taken by the utilization of body fat. और अगर ऐसा हो रहा है तो हमारी बॉडी के जो फैट्स हैं वो ब्रेक डाउन होने लग जाएंगे और वो फैट्स ब्रेक डाउन होकर हमें सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. अगर इसका रिवर्स होता है, इफ़ द फूड इनटेक इज़ एक्सेस, तो हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा एनर्जी, अगर हम खाना ज़्यादा खा रहे हैं, फूड इनटेक एक्सेस है लेकिन हमारा मेटाबॉलिज्म उतना नहीं है, हमारा एनर्जी रिलीज, एनर्जी आउटपुट उतना नहीं है, तो हमारी बॉडी का जितना भी एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी है वो स्टोर होनी शुरू हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ फैट. Excess carbohydrates are changed to fats and accordingly RQ exceeds 1. This is because fat contains relatively less oxygen and the excess oxygen of carbohydrate is used in metabolism. This reduces the oxygen uptake and the respiratory CO2. ऑक्सीजन रेशियो इज़ इंक्रीज. तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि अगर सपोज करो हमने एक्स्ट्रा मील लेनी शुरू कर दी, हमारा फूड इनटेक ज़्यादा है, तो हमारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे फैट्स में, और फैट्स का जो ब्रेक डाउन होता है उसके लिए हमें ऑक्सीजन कंपैरेटिवली, कार्बोहाइड्रेट के कंपैरेटिवली देखें तो उसमें कम ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो उसकी वजह से जो हमारी RQ वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ गैसेस इन ब्लड. ब्लड के अंदर गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होती है. जब हम बात कर रहे हैं गैसेस ट्रांसपोर्ट के तो वी आर मेनली कंसर्न विद ओनली 2 गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दोनों ही गैसेस ब्लड में डिजॉल्व होकर ट्रैवल करती हैं. ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन मेनली सिर्फ हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है और ब्लड में ट्रांसपोर्ट करती रहती है एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन. अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट होने के 2 तरीके हैं. कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर भी डिजॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होता है विद RBCs, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर भी हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं. लेकिन यहाँ जो हम मेन बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं RBC के अंदर. रेस्पिरेटरी गैसेज आर ट्रांसपोर्टेड मेनली बाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इन द ब्लड. द मोस्ट वेल नोन पिगमेंट इज hemoglobin, which combine with oxygen to form oxyhemoglobin. Oxygen dissociation curve depicts percent oxyhemoglobin saturation at different values of pressure of oxygen. तो different concentration of oxygen पे हमारी बॉडी में कितना ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन रहा है
दैट इज गिवन बाय ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. इट इज अ सिग्मोइडल कर्व. इस टाइप का ये कर्व होता है. Oxygen dissociation curve depicts percent of hemoglobin saturation at different levels of oxygen. Carbon dioxide, pH, temperature and organic compounds in blood influence the curve. ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कितने अच्छे तरीके से कंबाइन करेगा, उसकी एफिनिटी और ज़्यादा इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये डिपेंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच, टेम्परेचर और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे. अ फॉल इन पीएच, अगर हमारी बॉडी का पीएच डिक्रीज होगा, मतलब अगर बॉडी का पीएच एसिडिक होगा, द ऑक्सीजन एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन ऑल्सो डिक्रीजेस. तो जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से कंबाइन नहीं करेगा और इसको हम बोलते हैं बोहर इफेक्ट. डिक्रीज एफिनिटी कॉजेज अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज. तो डिक्रीज एफिनिटी मतलब ऑक्सीजन जो है वो अच्छे तरीके से हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं करा. इनफैक्ट जो हीमोग्लोबिन है वो ब्रेक डाउन होकर ऑक्सीजन को टिश्यूज में अनलोड कर रहे हैं. ऑक्सीजन एफिनिटी ऑल्सो डिक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ 2,3 डीपीजी डाइफॉस्फोग्लिसराइड के प्रेजेंस में. अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करते हैं लंग्स तक बाय द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड आरबीसीज. तो आरबीसीज में क्या होता है, कार्बोनिक एसिड जो है वो बन जाता है और वो उसकी फॉर्म में CO2 जो है वो ट्रैवल करता है. दिस रिएक्शन इज फेवर्ड बाय हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज. Carbonic acid ionizes into H plus and carbonate ions. Hydrogen is buffered by hemoglobin, but anion balance is maintained by chloride shift. तो जो कार्बोनिक एसिड है वो आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन रिलीज करता है. हाइड्रोजन आयन तो बैलेंस हो जाता है हीमोग्लोबिन की वजह से, लेकिन कार्बोनेट आयन को बैलेंस करने के लिए क्लोरीन एक्सचेंज होना ज़रूरी होता है एंड दैट इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट. तो उस फॉर्म में ये जो कार्बोनेट्स बनते हैं ये जब लंग के अंदर ट्रैवल करते हैं, मतलब ब्लड के साथ ब्लड के अंदर आरबीसीज के अंदर ये ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं और जब ये लंग्स में पहुंचते हैं तो लंग्स में होती है रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट. रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बोनिक एसिड. ये जो कार्बोनिक एसिड है ये ब्रेक डाउन करेगा और रिलीज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से एक्सेल हो जाएगा. This is how oxygen and carbon dioxide travels with blood and especially in RBCs. Next question is describe the mechanism of heart excitation and cardiac output. जब हम बात करते हैं हार्ट एक्साइटेशन की तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि ब्लड कौन से चैम्बर से कौन से चैम्बर में जा रहा है. हम ये वी आर बॉदर्ड अबाउट कि हार्ट में जो पंपिंग है वो कैसे ट्रैवल हो रही है, मतलब वो कैसे आर्टरी से स्टार्ट होकर कैसे वेंट्रिकल्स तक पूरा ट्रैवल हो रही है एंड हार्ट कैसे पंप कर रहा है. So heart is a muscular pump that ejects blood into the arterial system. Excitation of heart starts in a patch muscle tissue, the pacemaker, and the contraction spreads to the rest of the muscle tissue. तो basically एक्साइटेशन जो पंपिंग है वो स्टार्ट होती है एक पैच ऑफ टिश्यू में जिसको हम पेसमेकर बोलते हैं, और वहाँ से वो पूरे हार्ट में स्प्रेड हो जाती है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मसल्स. Contraction of mammalian heart begins in a small piece of embryonic type muscle located where the vena cava enters the right atrium, and this is the sinoatrial node. तो जो हमारा पेसमेकर है वो क्या है, SA node. SA node में जो एक्साइटेशन है, जो पंपिंग है वो इनिशिएट होगी. The contraction spread to the two atria and after a slight delay to the atrioventricular node. तो SA node से ये स्टार्ट हुआ, ऐसे नोड से दोनों आर्टरियाज जो है वो पंप करेंगे और उसके बाद ये जो एक्साइटेशन है वो ट्रैवल हो जाएगी AV नोड में. एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि SA नोड जो है वो यहाँ प्रेजेंट है, उसके बाद यहाँ पे एक्साइटेशन स्टार्ट हुई, आर्टरियाज में ट्रांसफ़र हो जाएगी और देन द ट्रांसफ़र इज कंडक्टेड बाय AV नोड. AV नोड में एक्साइटेशन होगी और धीरे धीरे करके वो एक्साइटेशन पूरे हार्ट में ट्रैवल हो जाएगी थ्रू डिफरेंट मसल्स, दैट इज बंडल ऑफ हेयर्स, Purkinje fibers, etc. So from AV node, it spreads rapidly to the tip of the ventricle through special muscle fibers, from where it spreads more slowly up the walls of the ventricles. तो यहाँ से वापस वो ventricles की wall की तरफ travel कर रही होती. This arrangement allows the contraction to begin at the tip of the ventricles and to spread upwards to squeeze out blood in the most efficient way. तो यहाँ से उसकी जो direction है वो इस way में जा रही है, like this, ताकि वो ऊपर की तरफ से भी हो तो हार्ट वेंट्रिकल्स पूरा स्क्वीज हो सकेंगे और ब्लड को बाहर पंप कर सकेंगे. It also ensures that both ventricles contract simultaneously. Heartbeat consists of rhythmic contraction, systole, and relaxation, that is diastole, of the whole muscle mass. तो इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मतलब सिस्टोल और डायस्टोल की वजह से ही हमारी हार्ट बीट भी जनरेट होती है.
Talking about cardiac output, the volume of blood ejected from the heart per unit time. एक मिनट में हार्ट से कितना ब्लड निकल रहा है, that is the cardiac output. It in heart with complete separation of ventricles, cardiac output refers to the output of only one side and not of the both ventricles. और जब हम बात करते हैं कार्डियक आउटपुट की, तो हम बात कर रहे हैं हार्ट के सिर्फ एक साइड से कितना ब्लड निकल रहा है, हम सिर्फ उसी को कैलकुलेट कर रहे हैं. टू फिगर आउट कि पूरे हार्ट से कितना ब्लड निकल रहा होगा, उसको सिंपली डबल कर सकते हैं. The cardiac output can be determined in a number of ways. The most common method is given by the Fick principle. Fick is a German physiologist. In 1870, he described a simple method to calculate the cardiac output from measurement of oxygen consumption and the difference between the oxygen content in the blood entering and leaving the heart. So cardiac output calculate कर सकते हैं oxygen absorbed by the lungs divided by एट्रियोवेनस ऑक्सीजन डिफरेंस, कितना ऑक्सीजन हमारी लंग्स ने एब्जॉर्ब करा है और हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर कितना ऑक्सीजन का डिफरेंस है, उसको अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें कार्डियक आउटपुट पता चल जाएगा. द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ईच हार्ट बीट ऑफ द हार्ट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम. कार्डियक आउटपुट से ही रिलेटेड एक टर्म होती है स्ट्रोक वॉल्यूम. जब हम कार्डियक आउटपुट की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कितना ब्लड हार्ट से इजेक्ट हो रहा है इन 1 मिनट. लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रोक वॉल्यूम की, तो हम ये देख रहे हैं कि कितना ब्लड हार्ट से इजेक्ट हो रहा है इन 1 बीट. द मीन स्ट्रोक वॉल्यूम इज डिटरमाइंड बाय कार्डियक आउटपुट बाय हार्ट रेट. तो अगर हम कार्डियक आउटपुट को हार्ट रेट से डिवाइड कर दें, विच इज़ नियरली 72 टाइम्स, so we'll get the value of stroke volume. In other words, cardiac output can be calculated if we know the value of heart rate and stroke volume. अगर हमें हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू पता है, स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब कि कितना ब्लड इजेक्ट हुआ एक बीट में, हार्ट रेट मतलब कि एक मिनट में कितनी ब्लड हार्ट बीट हुआ है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा कार्डियक आउटपुट. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ पोकिलोथर्म्स रेगुलेट देयर टेम्परेचर. तो बेसिकली जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, उनको डिफरेंट मैकेनिज्म्स की ज़रूरत नहीं होती. वेयर एज वो ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के साथ चेंज हो सकता है, दे नीड डिफरेंट मैकेनिज्म टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर. So poikilotherms are those animals whose body temperature changes with the changing ambient temperature. Poikilotherms lack physiological mechanism of controlling the body temperature, so they often control it behaviorally by hibernation, estivation. Some of them also exhibit physiological thermoregulation. तो बेसिकली दे अंडरगो हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, जिसको हम विंटर स्लीप या समर स्लीप भी बोलते हैं कॉमनली. They pass the winter in a resting state known as hibernation. When they enter the resting state in response to heat or drought, the condition is called estivation. अगर वो winters में resting stage में जा रहे हैं तो hibernation, अगर वो heat में, summers में, drought की condition में resting stage में जा रहे हैं तो that is estivation. They may enjoy an enhanced physiological ability to cope up with the extreme conditions and are often permitted to remain continuously in favorable microhabitats. तो बेसिकली वो अपनी एक कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, या अपनी बॉडी की एक्स्ट्रा एनर्जी बचाना चाहते हैं, या एक्सट्रीम कंडीशन से बचना चाहते हैं, जिसके लिए वो ऐसे कुछ डिफरेंट अडेप्टेशंस फॉलो करते हैं. द वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म एक्सप्लॉइटेड बाय पोकिलोथर्म्स इन एस्केपिंग सम ऑफ द रिगर ऑफ extreme temperatures may be divided into behavioral and physiological adaptations. तो इसमें इनके कुछ बिहेवियर या इनके फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस भी होते हैं, जिससे ये अनवांटेड या अनफेवरेबल वेदर्स को से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. When faced with a sudden temperature change, most animals make behavioral response that enable them to avoid extreme or lethal condition. The terrestrial environment is more prone than aquatic to show sharp temperature changes. Insects and reptiles, which are most successful among the terrestrial poikilotherms, exhibit many complex thermal responses. तो ये बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म करते हैं जिससे ये अनफेवरेबल टेम्परेचर से बच सके. Many insect and reptiles bask in the sun to warm their bodies, sun basking या sun bath जिसको हम बोलते हैं, and avoid extreme heat by seeking the shade or burrowing. या फिर अगर गर्मी से बचना है तो ये शेड में, छाया में, या फिर बोरोज बना लेते हैं. अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट की, 3 एग्जाम्पल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल थर्मोरेगुलेशन कैन बी नोटेड. दीज इंक्लूड prompt cardiovascular response to a sharp change in
इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, जैसे इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में चेंजेस आने शुरू होंगे, इनका कार्डियोवास्कुलर रिस्पॉन्स, इनके हार्ट की पंपिंग का रिस्पॉन्स जो है वो इमिडिएटली चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्यूटेनियस वैसोडाइलेशन इन द हीट, मतलब इनकी जो स्किन की जो मसल्स, स्किन की जो वेसल्स होती हैं वो रिलैक्स होनी शुरू हो जाती है ताकि वहाँ पे जो हीट का इम्पैक्ट है कि उससे बच सके। और अगर हीट में वैसोडाइलेट हो रही है मतलब कि जो वेसल्स हैं वो रिलैक्स हो रही है, लेकिन अगर कोल्ड होगा तो इसके ऑपोजिट हो जाएंगे, वैसो कंस्ट्रिक्शन देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि ब्लड वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट करने लग जाएंगी। और ये मैकेनिज्म हमें मेनली देखने के लिए मिलता है लिजर्ड्स और क्रोकोडाइल्स में। So the next question is, discuss the synthesis of hormones and regulation of testicular activity in males. Males में जो hormone secretion है वो कैसे और कहाँ होता है और उसका regulation कैसे होता है। Leydig cells and Sertoli cells are the steroid hormone synthesizing cellular side of the testis. Testis के अंदर Leydig cells और Sertoli cells जो हैं वो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेडिक सेल्स आर द मेजर सोर्स ऑफ दीज हार्मोन्स। टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोस्टेनडायोन आर द मेन सर्कुलेटिंग एंड्रोजेंस ऑफ टेस्टिकुलर ओरिजिन। तो बेसिकली अगर हम बात करें टेस्टिस में जो मेन हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो हो रहा है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन का इनिशियल स्टेज विच इज एंड्रोस्टेनडायोन। एंड्रोजेंस आर असेंशियल, इनको कलेक्टिवली हम एंड्रोजेंस बोलते हैं। एंड्रोजेंस आर असेंशियल फॉर द कंट्रोल ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स of the male and are functional competence of the accessory reproductive glands and ducts. तो मेल्स में जितने भी प्यूबर्टी एसोसिएटेड चेंजेस आते हैं जहाँ पे उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, दोज आर ब्रिंग अबाउट बाय द फंक्शन ऑफ एंड्रोजेंस. At the human level, androgens are involved in the control of hair pattern, voice changes, skeletal configuration, regulation of the sebaceous gland. Androgens also exert effect upon the germinal epithelium of the testis tubule and thus influence sperm production. तो जब ये एंड्रोजेंस की प्रोडक्शन शुरू होती है प्यूबर्टी में तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, इसके साथ स्पर्म प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाती है. Testosterone, which is synthesized in the cells of Leydig, diffuse into the tubule, where it is the principal stimulus for the germ cell differentiation. तो Leydig cell से जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हुआ है वो एपिथेलियल के अंदर एंटर करने लग जाता है और वहाँ पे जर्म सेल्स डिफरेंशिएशन मतलब कि जो स्पर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोन्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है. The accessory system of male ducts and glands are morphologically and physiologically dependent upon the production of androgens. In the experimental adult animals deprived of androgens, these organs involute until they approximate the same structure of juvenile animals. तो एक एक्सपेरिमेंट में स्टडी भी करा गया कि अगर एंड्रोजन से उनको डिप्राइव कर दिया जाए या एंड्रोजन्स की वैल्यू उनकी बॉडी में कम कर दी जाए तो ये ऑर्गन्स जो हैं ये प्रॉपरली डेवलप नहीं करेंगे. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स कंप्लीटली रिजॉर्ट ऑल द ऑर्गन्स टू द ओरिजिनल स्टेज. तो जो अगर ये एंड्रोजन्स जो है वो वापस रिस्टोर कर दिए जाए नॉर्मल वैल्यू पे, नॉर्मल इनका जो टाइटर होता है उस पर, तो जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो नॉर्मल पेस पे ही डेवलप करेंगे. रेगुलेशन ऑफ टेस्टिकुलर एक्टिविटी, तो यहाँ पे मेन चीज़ हमें फर्स्ट वाले पार्ट में याद रखनी है कि लेडिक सेल और सर्टोली सेल्स जो हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन प्रोडक्शन के लिए. Regulation of testicular activity. The production of spermatozoa is under the influence of pituitary hormones and androgens. Androgens अकेले काम नहीं करते, वो अकेले जर्म सेल को स्टिमुलेट नहीं कर सकते डिफ्रेंशिएट करने के लिए. जितने भी हमारे हार्मोन्स होते हैं वो सारे कंट्रोल होते हैं पिट्यूटरी हार्मोन से. The testicular tissue involute in the experimental animals deprived of pituitary hormones. FSH is required. तो बेसिकली हमने ये भी देखा कि अगर हम, जैसे हमने यहाँ भी पढ़ा था कि अगर एंड्रोजेंस को डिप्राइव कर दें, एंड्रोजेंस की वैल्यू को कम कर दें तो भी जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं होगी, स्पर्म प्रोडक्शन है वो प्रॉपर नहीं होगी. अगर उसी तरह अगर हम एंड्रोजेंस के अमाउंट नॉर्मल रहने दें लेकिन हम पिट्यूटरी हार्मोन्स को डिप्राइव कर दें, देन ऑल्सो वी कैन सेम द सिमिलर इफेक्ट कि वो जो स्टिमुलस है, वो जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली नहीं होगी. FSH is required for the differentiation of spermatogonium to spermatozoa. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसकी ज़रूरत होती है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ताकि स्पर्मेटोगोनियम जो है वो स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो सके. एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन also known as interstitial cell stimulating hormone in males to stimulate the Leydig cells for production of androgens. और Leydig cells जो है वो androgens तभी प्रोड्यूस करेगा जब LH होगा. तो बेसिकली पिट्यूटरी के दो हार्मोन्स FSH एंड LH
जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स की प्रोडक्शन को. The increased level of androgens in the blood suppress the synthesis and secretion of gonadotropins in the pituitary. Now this is a feedback mechanism कि अगर इनके लेवल लाइक एंड्रोजेंस, क्योंकि ये हार्मोन जो है वो किसको कंट्रोल कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजेंस को. तो अगर एंड्रोजेंस का कंटेंट या वॉल्यूम जो है वो बॉडी में ऑलरेडी ज़्यादा है, अप्रोप्रिएट है, तो वो इन हार्मोन्स की ओवर प्रोडक्शन को प्रिवेंट कर देगा. Next question is short note on any two of the following. The first one is energetics of muscle contraction. मतलब कि muscle contraction कैसे होता है. ATP is the immediate source of muscle contraction. हमारी बॉडी में जो muscle contraction है उसके लिए एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड हो रही है, ATP से. It is required for the process of relaxation also. और सिर्फ contraction के लिए नहीं, relaxation के लिए भी ATP required है. Muscles contain only high ATP, only enough ATP to sustain contraction for a few seconds. Glycolysis and oxidative phosphorylation are the sources of ATP, but these multi-step pathways do not increase their rate immediately to supply the ATP for muscle contraction. Although हमें ATP से ही मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और ये जो ATP है वो हमें मिलता है ग्लाइकोलिसिस से, और उसका फर्दर जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, मतलब वो ऑक्सीडेटिवली जो माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक डाउन होता है वहाँ से ATP प्रोड्यूस होता है. बट ये प्रोसेस जो है इट टेक फ्यू सेकेंड्स बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, ये बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व करता है. So ATP required for the muscle contraction is generated immediately from one of the two energy rich compounds, that is either creatine phosphate in vertebrates and arginine phosphate in invertebrates. तो जो immediate ATP formation हो रही है, immediate ATP requirement fulfill हो रही है muscle contraction के लिए, वो कैसे हो रही है, creatine phosphate के breakdown से. These energy rich compounds are known as phosphogens. In vertebrates, muscle creatine phosphate rephosphorylate ADP and it is a reversible reaction. तो creatine phosphate ADP को phosphorylate कर देगा ATP में और खुद बन जाएगा creatine. If ATP becomes depleted, अगर ATP कम हो जाएगा, the muscle is unable to keep contracting and this process is known as मसल फटीग. अगर ये ATP की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो मसल कॉन्ट्रैक्शन पूरी तरीके से नहीं होगी एंड दिस इज नोन एज ATP fatigue, sorry muscle fatigue. Here is a flow chart, here is a diagram where it is mentioned कि normally जो ATP मिल रहा है वो हमें कहाँ से मिल रहा है, ग्लाइकोलिसिस से, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से. ये कंटिन्यूसली मिलता जा रहा है बट इट इज़ अ स्लो प्रोसेस. अगर हमें फिर भी कॉन्ट्रैक्शन के लिए इमीडिएट एंड मोर ATP चाहिए तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, क्रिएटिन फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा क्रिएटिन में और ADP को कन्वर्ट कर देगा ATP में. The next is conduction in unmyelinated axons. तो जो अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, मतलब कि वो न्यूरॉन जिनके एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है. द रीजन ऑफ द मेम्ब्रेन एट विच द एक्शन पोटेंशियल स्पाइक हैज़ बीन जनरेटेड हैज़ रिवर्स पोलैरिटी, दैट इज आउटसाइड इज नेगेटिवली चार्ज विद रिस्पेक्ट टू इनसाइड वेयर इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज. मतलब कि जहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना है वहाँ पे की जो पोलैरिटी होती है वो रिवर्स होती है. वहाँ बाहर हमें नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट होता है और अंदर जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज. वेयर एज जो डीपोलराइज साइड्स है, जहाँ पे पोलराइजेशन नहीं है, वहाँ पे बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा और अंदर नेगेटिव. जैसे यहाँ पे देखो, जहाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना है वो बाहर नेगेटिव चार्ज है और अंदर पॉजिटिव चार्ज है. During depolarization of the membrane, the sodium that enters the cell carry a momentary strong current into the newly excited region of the axon. तो depolarization के टाइम पे सोडियम जो है वो सेल के अंदर एंटर करते हैं और एक मोमेंट्री मतलब फॉर वेरी फ्यू सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स एक करंट प्रोड्यूस होता है जो कि एक्सॉन को एक्साइट कर देता है. To complete the circuit, the current must flow out across the unexcited portion of the membranes ahead of the region of sodium influx where it gains stimulates another action potential and then flow back to the active region. अब कोई भी करंट है वो तभी फ्लो करेगा जब सर्किट कंप्लीट होगा. तो इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए उसके विसिनिटी में कोई ऐसा अनएक्साइटेड पोर्शन होना चाहिए जहाँ से वो सोडियम को वापस बाहर भेज सके और उस कंटिन्यूटी को बनाए रखे. Some of the current that enters the axon at the excited portion spread backwards within the axon, that is the direction from which the impulse was generated, but the membrane is not excited as it is refractory state. The potassium channels in that area are still open and carries this current out of the cell as efflux of पोटाशियम. तो बेसिकली अगर उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में हम देखें, जब यहाँ पे इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं तो वो इम्पल्स फॉरवर्ड भी जा रहा है और वो इम्पल्स बैकवर्ड भी जा रहा है.
अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे पोटेशियम चैनल्स अभी भी खुले हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से जो पोटेशियम है उसका इफ्लक्स हो जाएगा, मतलब कि वो बाहर हो जाएगा। वेयर एज जो उसके अहेड का रीजन है वहाँ से सोडियम आयन्स जो हैं उनकी मूवमेंट अभी आगे चलती रहेगी, ताकि ये जो इम्पल्स है वो आगे ट्रैवल करता रहे। एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। ड्यूरिंग डिपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन द सोडियम दैट एंटर्स द सेल कैरी अ मोमेंटरी स्ट्रॉन्ग करंट। सोडियम एंटर होता है जिसकी वजह से एक्साइटेशन जो होती है वो स्टार्ट होती है। टू कंप्लीट द सर्किट द करंट मस्ट फ्लो आउट अक्रॉस द अनएक्साइटेड पोर्शन। सर्किट को कंटिन्यू करने के लिए जो करंट है वो आगे के डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगा of the membrane ahead of the region of sodium influx where it gains stimulate another action। और वहाँ पे जैसे जैसे वो मूव कर रहे हैं तो और सोडियम का इन्फ्लक्स होता जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि कुछ जो करंट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी फॉलो कर रहा है। सम ऑफ द करंट एंटर्स द एक्सॉन एक्साइटेड पोर्शन स्प्रेड बैकवर्ड्स विद इन द एक्सॉन तो डायरेक्शन फ्रॉम विच द इम्पल्स वॉज जनरेटेड। लेकिन वहाँ पे मेम्ब्रेन जो है वो एक्साइट नहीं होगी, इंस्टेड वहाँ जो पोटेशियम चैनल्स है दे विल लीड द इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, मतलब वो पोटेशियम को बाहर निकाल देंगे। The action potentials are therefore not really conducted but regenerated along the axon length। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक ही एक्शन पोटेंशियल आके वही कंडक्ट होता क्या, नहीं, वो कंडक्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट उसकी वजह से आगे ऑन द पाथ और जो है वो रीजनरेट होते गए, क्योंकि वन एक्शन पोटेंशियल लीड्स टू अनदर सोडियम इन्फ्लेक्स, देन लीड टू अनदर सोडियम इन्फ्लेक्स एंड सो ऑन। The action potentials are therefore not really conducted but regenerated along the axon length. The spread of conduction in unmyelinated fiber is faster if the axon is thicker। अगर axon की length ज़्यादा, अगर axon की width ज़्यादा होगी तो conduction will be faster because the ability of fibers to conduct by cable properties improve with increasing diameter। ये इलेक्ट्रिसिटी का भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो करंट जो है वो फास्टन अप हो जाएगा। Can be seen in giant axons of squid in comparison to ordinary axon of the same animal। So here is a diagram which shows the generation of action potential। The first one is unmyelinated। सिर्फ ये वाला unmyelinated है, ये comparative में myelinated fiber दिया हुआ है जहाँ पे solitary conductions होते हैं, only jumpings होती हैं जहाँ पे myelin sheath present नहीं होती। नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ पेप्टाइड हॉर्मोन्स। पेप्टाइड हॉर्मोन्स मतलब वो हॉर्मोन्स जो प्रोटीन पे या पेप्टाइड बॉन्ड्स पे एक्ट करते हैं। Protein hormones exert their effect in different manners than steroid hormones। The hormone does not enter the cell itself but binds to a specific protein receptor on the target cell surface and results in either। तो बेसिकली ये जो हार्मोन है ये सेल के अंदर एंटर नहीं करते, इंस्टेड ये सेल सरफेस के ऊपर कोई भी कैरियर प्रोटीन्स होते हैं उनके साथ बाइंड कर जाते हैं और फिर अंदर स्टिमुलेशन कॉज करते हैं। सो दे कैन रिजल्ट इन टू वेज, स्टिमुलेशन ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम, या तो मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम को स्टिमुलेट कर देते हैं या फिर इनकी वजह से कोई ना कोई आयन चैनल्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। इन द फर्स्ट सिस्टम, अगर फर्स्ट केस की बात करें जहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम स्टिमुलेट हो रहे हैं, द एंजाइम एक्टिवेटेड इज एडिनाइल साइक्लेस। एडिनाइलेट साइक्लेस एंजाइम हो रहा है जिसका काम होता है एटीपी को कन्वर्ट कर देना साइक्लिक एएमपी में। इसको कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक AMP, which is a very important example of second messenger। A single activated adenylate cyclase can produce thousands of cyclic AMPs molecule per minute so that enzyme amplifies the interaction of the first messenger and receptor। तो एक ही एंजाइम से बहुत सारे साइक्लिक AMP प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इससे जो भी हमारा रिएक्शन है, जो भी हमारी इंटरेक्शन है, फर्स्ट मैसेंजर वो था जो हमारा हार्मोन था, उसने मैसेज दिया प्रोटीन को, प्रोटीन ने एक एंजाइम एक्टिवेट करा विच मेक थाउजेंड ऑफ मॉलिक्यूल, जिसने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनाने शुरू कर दिए, तो वो जो रिएक्शन था वो वहीं पे एम्पलीफाई हो गया, मतलब उसका जो इम्पैक्ट था वो बढ़ गया। Cyclic AMP operates at second messenger working inside the cell by activating a set of enzyme known as protein kinases। इसका काम होता है प्रोटीन काइनेसिस एंजाइम बनाना। प्रोटीन काइनेस इज अ कैटेगरी विच इन टर्न फॉस्फोराइलेट प्रोटीन। काइनेस का मतलब होता है फॉस्फोराइलेट करना, मतलब कि फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना, तो ये प्रोटीन्स में फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं। These proteins can be other enzymes, structural proteins or nuclear proteins and their configuration changes। As a result, enzyme may be activated or one membrane permeability may change depending on the type of cell। तो अलग अलग सेल्स में साइक्लिक AMP का अलग अलग रोल होता है, ये डिफरेंट प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करके उनको एक्टिवेट करता है एंड विच कैन कॉज देयर रिस्पेक्टिव एक्शन। इन द सेकेंड सिस्टम, अगर हम सेकेंड सिस्टम की बात करते हैं जहाँ हम बोल रहे हैं कि इसकी वजह से कुछ आयन चैनल्स भी ओपन हो सकते हैं,
The action of receptor and hormone leads to opening of simple ion channels to permit calcium ion in the membrane, जिसकी वजह से कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर एंटर होना शुरू हो जाए. नो कैल्शियम इज ऑल्सो अ सेकेंड मैसेंजर, क्योंकि सेकेंड मैसेंजर का काम ही यही है कि हार्मोन खुद अंदर नहीं गया, उसने अंदर एक मैसेज भेज दिया. तो अंदर मैसेज कौन सा जा रहे हैं? कैल्शियम आयन. दे एंटर एंड द इंटरेक्शन ऑफ द फर्स्ट मैसेंजर एंड रिसेप्टर इज एम्पलीफाइड. एम्पलीफाइड इसलिए क्योंकि बहुत सारे कैल्शियम आयन जो है वो अंदर जाएंगे. Calcium serves as a second messenger. These proteins then produce a wide range of effect depending on the target cell type. Here are the examples of both the things कि हार्मोन जो है वो किसी एक रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ. रिसेप्टर के साथ बाइंड होने पे एक एंजाइम प्रोड्यूस हुआ एडेनाइलेट साइक्लेस, जिसने एटीपी को कन्वर्ट करा साइक्लिक एएमपी में. साइक्लिक एएमपी ने की प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी ने किसी एक प्रोटीन को एक्टिव कर दिया, मतलब उसको फॉस्फोराइलेट कर दिया, उसका इनहिबिटरी यूनिट जो था वो वहाँ से हटा दिया, एंड फिर ये प्रोटीन काइनेस ने अपना हार्मोनल इफेक्ट जो है वो जनरेट करा. द अदर एग्जाम्पल वेयर कैल्शियम इज इन्वॉल्व, जब हार्मोन ने रिसेप्टर के साथ बाइंड करा तो ये जो कैल्शियम गेट्स थे ये ओपन हो गए, जिसकी वजह से द कैल्शियम स्टार्ट्स मूविंग इन. कैल्शियम ने काल्मोडोलिन को चेंज करा, क्या इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और उसने अपने हार्मोनल इफेक्ट जनरेट करने शुरू कर दिया. The last question of animal physiology is green gland of crustaceans. Crustaceans के अंदर green glands का क्या रोल होता है? Crustaceans have a pair of renal organs. इनके पास renal organs होते हैं. Each of which consists of internally closed end labyrinth, a long coiled nephridial tube, and a bladder which opens into a excretory pore located at the base of the either of the antenna, where it is called antennary gland or maxillae या फिर maxillary gland. तो basically रीनल वर्ड जो है वो किडनी से एसोसिएटेड होता है. सो यू कैन कोरिलेट कि यहाँ पे जो ग्रीन ग्लैंड है वो क्रस्टेशियंस के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, मतलब कि यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होता है. तो इसके अंदर एक है लेब्रिंथ. लेब्रिंथ कनेक्टेड होता है लॉन्ग ट्यूब्यूल से, विच इज़ अ नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल, एंड वेयर इट इज़ अटैच टू अ ब्लैडर, और ब्लैडर के एंड में होते हैं पोर्स, एक्सक्रीटरी पोर्स, विच आर प्रेजेंट इन द एंटीना, मतलब बेस ऑफ एंटीना में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इन्हें एंटेनरी ग्लैंड्स या फिर मैक्सिलरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं. इनकी जो एंड सैक होती है, बेसिकली जो एंड सैक्स है यहाँ पे वो ग्रीन होती हैं, इसलिए हम इनको ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं. The urine formation in crustacean involves filtration, reabsorption and secretion. In the end sac of crayfish, antennary gland, chloride is reabsorbed from the isoosmotic ultrafiltrate during its passage through the tubules. So the final urine excreted is hypoosmotic. तो बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन में 3 प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, फिल्टरेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. फिल्टरेशन मतलब कि बॉडी फ्लूइड से जो भी एक्स्ट्रा एक्सेस मटेरियल होगा वो फिल्टर होके आ जाएगा इन पोर्स में, इन लेबरेंथ में, एनसैक्स में. उसके बाद जितना भी यूजफुल मटेरियल होगा इट इज़ रीएब्जॉर्ब्ड एंड रिटर्न टू द बॉडी, एंड सम अदर मटेरियल सिक्रीटेड, एंड ऑल ऑफ दस फॉर्म्स यूरिन. तो बेसिकली यहाँ पे एंटेनरी ग्लैंड जो होता है वो क्लोराइड को रीएब्जॉर्ब करता है आइसोऑस्मोटिक अल्ट्रा फिल्टरेट से थ्रू द ट्यूब्यूल, सो दैट फाइनल यूरिन इज हाइपोऑस्मोटिक, ताकि यूरिन की जो कॉन्सेंट्रेशन हो वो कम हो. यूरिन कॉन्सेंट्रेशन इज नोन टू वेरी इन क्रस्टेशियन डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर फ्रेश वाटर और मरीन. तो ऑब्वियसली वो फ्रेश वाटर है या मरीन है, उनकी बॉडी में, उनके एनवायरनमेंट में कितना सॉल्ट है उसी हिसाब से उनके यूरिन के सॉल्ट भी वेरी करते हैं. अगर वो फ्रेश वाटर है तो उनका जो यूरिन होगा वो हाइपोऑस्मोटिक होगा, इट कंटेन लेस ऑफ सॉल्ट. अगर वो मरीन है तो वो अपना जो बॉडी का या आसपास से जो उनको सॉल्ट मिल रहा है, एक्स्ट्रा सॉल्ट जो है वो यूरिन में रिलीज कर देंगे, सो द यूरिन विल बी हाइपरऑस्मोटिक. But it is close to the blood. It is very dilute in freshwater crustacean, but it is close to the blood osmolarity in the crustaceans of the brackish water. So with this we are done with the animal physiology part. We'll continue with the plant physiology part in the next video. I'll put the description link. I'll put the link in the description so that you can have no trouble. Thank you for watching.